अपन ने लास्ट क्लास में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। 4 टॉपिक अपने सेकंड टॉपिक में हो चुके हैं। क्लास टॉपिक है मिस्टेक। मिस्टेक के केस में मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ, उस चार्ट से आपको याद करना है। 2 तरीके की मिस्टेक होती है, एक तो लॉ से रिलेटेड और एक फैक्ट। अगर लॉ से रिलेटेड इंडियन लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड, और अगर फॉरेन लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। फैक्ट में अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड, और अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड। ये पॉइंट आप नोट कर लो। मिस्टेक का मतलब होता है गलती हो जाना। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपसे कुछ गलती हुई, अगर वो गलती आपको कानून समझने में हुई है, कोई लॉ को लेकर मिस्टेक हुई है और आप बोल रहे हो कि सर मुझे तो इंडियन लॉ का नहीं पता, इंडिया में रहते हैं अपन, इंडियन लॉ का अगर अपन को नहीं पता तो उस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। से फॉर एग्जांपल आपने और मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने भारत का जो कानून है, इंडियन लॉ जो है, उसको समझने में गलती कर दी। अब आप मुझे बोल रहे हो कि क्योंकि मुझे कानून के बारे में नहीं पता था तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको भारत के कानूनों का नहीं पता तो आपकी खुद की गलती है। ऐसे तो वरना कोई मुजरिम भी बोल देगा खून करके, बोले मुझे थोड़ी पता था खून की सजा मिलती है, मुझे तो लगा फ्री अलाउड है तो मैंने कर दिया। ऐसे नहीं होगा ना। तो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपको भारतीय कानूनों को समझने में गलती हो जाती है, इंडियन लॉज को अंडरस्टैंड करने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। अगर फॉरेन लॉ को समझने में आपसे कोई गलती हो गई, विदेशी कानूनों को, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में आपके पास ये एक्सक्यूज हो सकता है कि फॉरेन लॉ के बारे में मुझे कैसे पता होगा। क्लियर? तो इंडियन लॉ को समझने में गलती हो गई तो वो वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन लॉ को समझने में गलती हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। फैक्ट को बात करते हैं। फैक्ट का मतलब तथ्य, बातें, जरूरी चीजें, सब्सटेंस, जो भी चीज आपका मेन मुद्दा है जिसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड अगर कोई बात आपको समझने में गलती हो गई, अगर सिर्फ आपको गलती हुई है तो वैलिड रहेगा, अगर दोनों पार्टी को गलती हुई है तो वॉइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, मान लो अपन कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कोई जमीन आप मुझे बेचने वाले थे, जो जमीन आप मुझे बेच रहे थे वो आप कोई और जमीन समझ रहे हो, मैं कोई और जमीन समझ रहा हूँ, तो दोनों की गलती है, तो बायलैटरल मिस्टेक है, तो यहाँ पर कंसेंट ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। लेकिन मान लो मैं खुद अपनी मर्जी से गलत समझ कर चला गया, आपने कुछ गलत नहीं बोला, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो फिर उस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल, मान लो आपकी कोई कपड़े की दुकान है, ठीक है, आप मान लो क्लोथ्स बेचते हो, कपड़े बेचते हो, तो मैं आपकी दुकान पर आया, मैंने कोई कपड़ा दिखाने के लिए आपको बोला, आपने वो कपड़ा मुझे दिखाया, मैंने वो कपड़ा देखा, खुद अपनी मर्जी से समझ लिया कि ये तो कॉटन है, जबकि वो कॉटन नहीं था। अब मैं आपसे पूछे बिना अपनी मर्जी से कॉटन समझ के उसको कटवा कर लेकर चला गया आपसे, अब मैं वापस लेकर आ गया, भैया ये तो कॉटन है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, तो भैया मैंने कब बोला ये कॉटन है, आप अपनी मर्जी से लेकर गए, आपने पूछा, मैंने बताया नहीं, आपने लिया, आपने बोले दिखाओ, आपको अच्छा लगा, आप लेकर चले गए। आप अब इसको कॉटन का समझो चाहे सोने का समझो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, समझ गए क्या? तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। अगर दोनों पार्टी गलत है तब तो वॉइड, अगर दोनों में से सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट को जिस जो चीज खरीद रहा है, जो चीज ले रहा है उसकी गलती है, तो उस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, क्योंकि यूनिलेटरल मिस्टेक है, सामने वाले की गलती नहीं है। और अगर दोनों है ना, दोनों की गलती है तो वॉइड हो जाएगा। लॉ को लेकर अगर इंडियन लॉ की कोई गलती रहेगी, कुछ समझने में फर्क रह गया तो वैलिड ही रहेगा, आपको नहीं कानून का पता तो आपकी गलती। लेकिन फॉरेन लॉ के बारे में अगर कोई गड़बड़ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि उस केस में आपको कानून नहीं पता हो ऐसा पॉसिबल है। क्लियर? समझ में आ गया? ये चार्ट है सिंपल सा, इसी को आपको याद करना है। अब इसमें सेक्शन 20 कौन सा है, 21 कौन सा है, 22 कौन सा है, ये अलग से नहीं बता रखा, तो अपन को उस चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 20, 21, 22 हो गए मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड रहेगा। इंडियन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। फॉरेन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक है या बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। ठीक है? क्लियर? यहाँ पर आके आपका मिस्टेक का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं पूरा वापस रिवाइज करा देता हूँ आपको थोड़ा सा,
जो फ्री कंसेंट वाला टॉपिक है ना वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है अभी तक। फ्री कंसेंट में अपन ने 5 पॉइंट पढ़े हैं। देयर आर 5 टॉपिक्स इन फ्री कंसेंट। फर्स्ट वन वाज कोर्शन, सेकंड वन वाज अनड्यू इन्फ्लुएंस, द थर्ड वन वाज fraud, fourth one was misrepresentation, fifth one is mistake. Fifth one was mistake. अब देखो जो फ्रॉड अपन ने क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था उसमें क्वेश्चन क्या होता है अपन ने कहाँ समझा था, सेक्शन 15 में। उसके बाद क्वेश्चन के केस में कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, मतलब एग्रीड पार्टी के पास क्या राइट है, वो पढ़ा था सेक्शन 19 में। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो डिफॉल्टिंग पार्टी भी अपना बेनिफिट या अपना पैसा वापस लेकर जा सकती है, कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 72 में। तो 15 प्लस 19 प्लस 72। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कहाँ समझा था, सेक्शन 16 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में एग्रीड पार्टी के पास क्या क्या राइट होते हैं वो पढ़ा था सेक्शन 19 ए में। और एग्रीड पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाती है तो डिफॉल्टिंग पार्टी भी अपना बेनिफिट वापस ले जा सकती है, कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 64। फ्रॉड के केस में सेक्शन 17 डेफिनेशन का सेक्शन था। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सेक्शन 18। बाद में इन दोनों के लिए कंबाइंड अपन ने सेक्शन 19 पढ़ा था जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस थे मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड होने के केस में। और सेक्शन 64 सेम है, अगर फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाती है तो जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी का बेनिफिट है पैसे दिए हुए हैं वो सेक्शन 64 के हिसाब से वापस मिलेंगे। और ये अपन यहाँ समझिए सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 64 और 72 इतने सेक्शंस अपन ने कवर किए हैं इस टॉपिक के अंदर। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है इन टॉपिक्स में। एनीबॉडी हैज एनी डाउट, बोलो। कौन सा? सारे? क्यों? सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, सब ऑनलाइन है, सब वापस से बता दूं, 5 दिन जो भी पढ़ा है सब वापस रिवाइज करा दूं। आप अपसेंट है क्या? तो वैसे तो पूरा रिवाइज कराना तो पॉसिबल नहीं, कोई क्वेरी तो पूछो। ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, उस पे से ले लो, इस ऐप पर अवेलेबल है, इस पे से पढ़ लो। ऐसे एक एक टॉपिक वापस रिवाइज करूंगा फिर तो कोर्स हो गया। आगे चलते हैं, है ना। अगला टॉपिक है, कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो आप लोग। क्वेरी का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप एब्सेंट हो वो पूरी वापस पढ़ो, वो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो, ऐप पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी आप देख सकते हो। लेकिन क्लास में एक बार कोई टॉपिक हो गया तो फिर उसके बाद वो तभी होगा जब रिविजन चल रहा हो, ठीक है। चलो आगे चलते हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन अगला टॉपिक। टॉपिक नंबर 3, ऑब्जेक्ट, lawful object and lawful consideration। बुक से पढ़ते हैं इसको थोड़ा, वो देखो होता क्या है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद अपन इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है वो समझेंगे। ये देखो, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो ना तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कंसिडरेशन होना चाहिए, वो कानून के मुताबिक सही होना चाहिए। अगर ऐसा कंसिडरेशन या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कानून के मुताबिक सही नहीं है, लॉफुल नहीं है, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं मान सकते, ठीक है। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस पर्पज से आप कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजरों में सही होना चाहिए। दूसरा, जो कंसिडरेशन आपको मिलेगा प्रॉमिस के बदले, जैसे मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया, बदले में आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो, वो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल। जैसे मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट तो कर ही सकते हैं। रिटर्न में आप मुझे अफीम दे रहे हो, गांजा बेच रहे हो, तो ये सब लॉफुल है क्या? नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है मेरे लिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एप्लीकेशन।
शुरू से ही हो, ठीक है। इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी बोले तो भी चलेगा, क्या बोलेंगे इसे, एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। चलो, विच कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड दोज विच आर नॉट, ये सेक्शन 23 ने समझा रखा है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, मतलब बाकी सारे लॉफुल माने जाएंगे इनको छोड़कर। 6 पॉइंट दे रखे हैं, इस 6 में छठा जो पॉइंट है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है ना। अपन वन बाय वन सबको डिस्कस करते चलेंगे। अगर आपका कंसिडरेशन और आपका ऑब्जेक्ट इन 6 पॉइंट के अलावा है तब तो वो लॉफुल है, और अगर इन 6 में से किसी भी पॉइंट में कवर होता है तो उसे अपन क्या मानेंगे, अनलॉफुल। पहला है, इट इज फॉरबिडन बाय, जो भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया गया है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी से मान लो, अगर कोई चीज कानून में मना की गई है और वही चीज आप कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। इसका एग्जांपल, इसका पॉइंट अपन बुक से समझेंगे। पहला पॉइंट देखो, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, acts forbidden by law are those which are punishable under any statute as well as those prohibited by regulations or orders made in exercise of the authority confirmed by the legislator। जो भी विधानसभा है, जो भी कानून है, उसके मुताबिक जो भी अथॉरिटी को पावर दिए गए हैं, उस अथॉरिटी के मुताबिक जो भी चीजें कानूनन रूप से मना की गई है, अवैध की गई है, वो चीज अगर आप करते हो तो वो चीज क्या कहलाएगी, अनलॉफुल कहलाएगी। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब होता है कानून के द्वारा मना की हुई चीज, निषेध। अगर आप वो चीज करते हो तो वो क्या है, पनिशेबल है, उसकी आपको क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, दंड मिल सकता है आपको। एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को अपन अंडरस्टूड करेंगे इस चीज के लिए। ए लाइसेंस टू कट ग्रास इज गिवन टू एक्स बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। One of the terms of the license is that licensee should not assign his interest under the license without the permission of the forest officer, and a fine is prescribed for breach of this condition. But the observance of the condition of the license is not obligatory under the Forest Act. If X in the breach of the condition agrees to assign his interest under the license to B, that agent agreement will be valid. Here the assignment is not prohibited by law. The condition against assignment has been imposed only for administration purpose और solely for the protection of revenue। मतलब क्या इस चीज का, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। इसमें दो तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक एक है फॉरेस्ट ऑफिसर, दो ये तो आउटसाइडर पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के। दो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या है, एक तो मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर बी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिस्टर एक्स को ना फॉरेस्ट के अंदर जाकर ग्रास काटने का लाइसेंस दिया। जंगल में जाकर जो जंगल से आप काट पीट कर सकते हो, लकड़ियों की, पेड़ की, घास की, इन सबको काटने का राइट किसको मिला है, मिस्टर एक्स को। किसने दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ठीक है। ये लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस देते वक्त है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन से मिस्टर एक्स किसी और को वो लाइसेंस देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन के बिना देगा तो पनिशमेंट लगेगी। मना नहीं किया कि दे ही नहीं सकता, ये नहीं बोला कि मिस्टर एक्स कैन नॉट असाइन दैट लाइसेंस टू एनीवन ना, ये बोला है कि पूछ कर दे दो, और अगर आपने नहीं पूछा तो भी नहीं बोला कि वो गलत लाइसेंस देना, तो भी क्या है, मिस्टर एक्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, क्लियर है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो लाइसेंस बिना किसी से पूछे मिस्टर बी को असाइन कर दिया। तो मिस्टर एक्स ने जो कंडीशन थी उसको तोड़ा है, लेकिन वो कंडीशन क्या ऑब्लिगेटरी थी क्या, कि अगर कंडीशन मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मना ही है ना, मना नहीं थी। सिर्फ क्या था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि लाइसेंस आपको इशू किया जा रहा है, ये लाइसेंस अगर आप किसी और को असाइन करते हो तो आप फॉरेस्ट ऑफिसर से बातचीत करके, फॉरेस्ट ऑफिसर को बताकर उसको पूछकर करोगे, ठीक है। अगर वो फॉरेस्ट ऑफिसर से नहीं पूछेगा तो मिस्टर एक्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये नहीं बोला कि मिस्टर एक्स लाइसेंस किसी और को दे ही नहीं सकता, दे नहीं सकता और कंडीशंस के साथ दे सकता है, दो अलग अलग बातें होती हैं, समझ गए। प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड में मैंने फर्क बताया था क्या, नहीं बताया, आज बताता हूं। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना, कोई चीज मना है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है अलाउड विद कंडीशंस, अलाउड विद
कंडीशंस। मना और अलाउड विद कंडीशंस का एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत घर का सा एग्जांपल है। आप किसी पार्टी में जाना चाहते हो, पार्टी पार्टी थोड़ी लेट है, रात को है, आपके दोस्त के यहाँ पर शादी है, फंक्शन है, कुछ भी मान लो। आपने पापा से पूछा कि मेरे दोस्त के यहाँ पर शादी है, मैं चली जाऊँ क्या या चला जाऊँ क्या, जो भी है। पापा ने क्लियर मना कर दिया, नहीं जाना। दिस इज प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं इसलिए। लेकिन अगर पापा ने बोला चले जाओ, लेकिन 9 बजे तक वापस आ जाना, 10 बजे तक वापस आ जाना, 11 बजे तक वापस आ जाना, ठीक है, किसी के साथ ही जाना, अकेले मत जाना, अकेले मत आना, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस, समझ गए। तो जो चीज साफ तौर पर बना हो वो तो होती है प्रोहिबिटेड, और जो चीज अलाउड विद कंडीशंस हो वो होती है रिस्ट्रिक्टेड, समझ गए, क्लियर है। तो यहां पर क्या फर्क है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज नॉट प्रोहिबिटेड ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस फ्रॉम एक्स टू एनीबडी एल्स। उन्होंने क्या बोला, फॉरेस्ट ऑफिसर को बताओगे या पूछोगे उसके बाद ट्रांसफर करोगे, अगर ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। ये थोड़ी बोल रहे कि मना ही है, कर ही नहीं सकते, तो फिर यहाँ पर फोरबिडन बाय लॉ नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर बी को लाइसेंस ट्रांसफर किया है और बदले में मिस्टर बी से मिस्टर एक्स को जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या इनके बीच का एग्रीमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है, क्योंकि इट इज नॉट फोरबिडन बाय, क्लियर है, समझ गए। अगर मान लो यहाँ पर प्रोहिबिटेड होता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब मिस्टर एक्स को लाइसेंस इश्यू कर रही है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया कि मिस्टर एक्स किसी को वो लाइसेंस ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, नॉट अलाउड, फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर बी का ट्रांजेक्शन क्या होता, इनवैलिड, वॉइड एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि आप किसी चीज का मना किया हुआ कानून के द्वारा वो चीज कर रहे हो, मना किया हुआ और कंडीशंस के साथ अलाउ किया हुआ, दोनों चीजों में फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर एक्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी क्योंकि उसने फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन के बिना मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया लाइसेंस, लेकिन मिस्टर बी और मिस्टर एक्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, क्लियर, समझ गए। एक एग्जांपल और दे रखा है सेक्शन 41, ये देखो क्या है, ए फादर हैड अरेंज्ड फॉर मैरिज ऑफ हिज 17 इयर्स बॉय एंड टुक डाउरी फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट्स, such marriage contract cannot be take place as in India the minimum age for boys marriage is 21 years and dowry is not permissible in Indian law, dowry का मतलब दहेज, ठीक है ना। such is not a valid contract as the consideration object both are forbidden by law। 21 साल से कम की उम्र की बच्चे की शादी करना लड़कों के केस में, और लड़कियों के केस में कितनी है वो 18, लेकिन कल से बढ़ा दी है ना, 21 ही कर दी वो भी। तो 21 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म है। मैंने क्या बोला था, जो फॉरबिडन बाय लॉ वो पनिशेबल होगा, ऊपर पढ़ा था ना अपने एक लाइन में, तो कानूनन जुर्म है, मना है, निषेध है, प्रोहिबिटेड है। अलाउड विद कंडीशंस नहीं है कि कर सकते हो, लेकिन है ना पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिल गई तो कर लेना, कुछ नहीं है, मना है तो मना है। 21 साल से नीचे जो भी बच्चे हैं उनकी शादी नहीं की जा सकती, एक। दूसरा, आप दहेज नहीं ले सकते शादी करते हो, कानूनन अपराध है दहेज लेना, आपने पढ़ा होगा ना, दहेज लेना कानून अपराध है, दहेज प्रथा प्रथा का विरोध करो, सब सुना होगा आपने बचपन से। तो डाउरी ले रहा है और एक 17 साल की लड़की की शादी कर रहा है, तो ये जो लड़की का पापा है ना, पिताजी जो है, वो तो गए जेल अगर ये किया तो इनवैलिड भी है, ये शादी भी इनवैलिड है, और दूसरा उसको सजा भी होगी, किसको, बच्चे को नहीं, वो तो 17 साल का है, किसको, उसके फादर को, क्योंकि उसके फादर ने किया, देखो इसमें लिख रखा है क्लियरली, ठीक है। तो ये फॉरबिडन बाय लॉ है, इसीलिए क्या है, दिस मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, क्लियर है। तो दो बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तभी वो इनवैलिड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। अगर वो अलाउड है लेकिन आपने कुछ गलती कर दी और आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो वो फिर भी वैलिड ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि इट वाज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ए वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो। आगे चलते हैं, एब इनिशियो का मतलब पता है ना सबको, शुरुआत से ही, इनिशियली। चलो आगे चलते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमिलर सा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड वाला, कि आपका कंसिडरेशन ऐसा है कि आप किसी और कानून को तोड़ रहे हो, किसी और कानून को तोड़ रहे हो मतलब कि आप वो कंसिडरेशन अगर अलाउड करोगे तो किसी और कानून के अंदर क्या हो जाएगी,
किसी और कानून का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कोई और कानून। जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कुछ चीजों का कंसिडरेशन आप नहीं ले सकते, कंसिडरेशन इज नॉट अलाउड कुछ चीजों में। कुछ चीजों का कंसिडरेशन मतलब जैसे कोई भी कंपनी जो है, अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डायरेक्टर या कोई भी इमेजिन पर्सन इंटरेस्टेड होता है, तो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो जो भी बेनिफिट, जो भी कंसिडरेशन उस डायरेक्टर को या उस इमेजिन पर्सन को मिलेगा वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, और उसे वो किसको लौटाना पड़ेगा, कंपनी को। तो अगर आप किसी और कानून को तोड़ रहे हो और उस कानून को तोड़ने की वजह से जो कंसिडरेशन आप मिल रहा है वो कंसिडरेशन किसी कानून को तोड़ रहा है, तो वो कंसिडरेशन इनवैलिड माना जाएगा, और वो कंसिडरेशन अगर इनवैलिड है, अनलॉफुल है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, unlawful। ठीक है। तो अगर आप कोई भी ऐसा कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो जो किसी और कानून को तोड़ता है, तो वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। ठीक है। इन दोनों पॉइंट में जैसे एक पॉइंट दे रखा है, legislative enactment would be defeated by an agreement by debtor not to plead limitation, as the object is to defeat the provision of the Limitation Act. The Hindu law is defeated by an agreement to give simultaneous adoption in consideration of annual allowance to natural parents. अब देखो हिंदू लॉ बोलता है, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी और को गोद दे रहे हैं, गोद का मतलब समझते ना, अडॉप्टेड, तो अगर कोई पेरेंट्स किसी रियल मम्मी पापा से किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं और अडॉप्ट करने के बदले अगर वो उसको पैसा दे रहे हैं, अगर वो बदले में उसको कोई भी कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो दैट वुड बी अनलॉफुल। ठीक है। जैसे कोई मिस्टर ए एंड मिसेज ए है, ठीक है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ठीक है, आर्थिक रूप से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, और एक है दूसरे कपल मिसेस वाई एंड मिस्टर वाई, ठीक है, इनके कोई बच्चा नहीं है, दे हैव नो बेबी, ठीक है। इन्होंने मिस्टर एंड मिसेस ए से रिक्वेस्ट की कि आप अपने दोनों बच्चे में से एक बच्चा हमें गोद दे दो, क्या दे दो, गोद, बदले में हम आपको क्या देंगे, 25 लाख रुपीज। इनका अपने बच्चे डी को या सी को मिस्टर एंड मिसेस वाई को गोद देना गलत नहीं है, दैट इज अलाउड, ठीक है, लेकिन बदले में जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है ना, दिस कंसिडरेशन इज इनवैलिड एज पर हिंदू लॉ। क्या बोलना चाह रहा हूं, अब यहां पर जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है ना, दिस कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन द नेचर ऑफ हिंदू लॉ, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट में भी क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। अपने बच्चे को गोद देने के बदले जो कंसिडरेशन ले रहा है वो कंसिडरेशन हिंदू लॉ के प्रोविजंस को तोड़ रहा है, डिफीट कर रहा है, तो हिंदू लॉ के मुताबिक अगर वो कंसिडरेशन इनवैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। पहला, किसी भी कानून में अगर कोई चीज मना की हुई है और आपने वो चीज की तो वो इनवैलिड है, वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, अगर किसी भी कानून का प्रोविजन टूट रहा है आपकी कंसिडरेशन की वजह से, तो वो कंसिडरेशन अनलॉफुल है, और कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल, वॉइड एब इनिशियो। क्लियर है? किसी को इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट है? Anybody has any doubt in these 2 points? No. Third point is when it is fraudulent. क्या हो, फ्रॉडलेंट। अब फ्रॉडलेंट वाला पॉइंट समझने के लिए अपन को एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। अपन क्या बोल रहे हैं, अगर फ्रॉडलेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि ये क्या माना गया है, अनलॉफुल। तो अपन ने एक फ्रॉड भी पढ़ा था, अभी कल ही पढ़ा था, सेक्शन 17, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइडेबल था। एग्रीड पार्टी कोर्ट में फ्रॉड साबित करके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है, याद आया, सेक्शन 19 के मुताबिक कर सकती है, याद आया क्या? तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो सर फ्रॉड का केस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो सर फ्रॉडलेंट है तो वो वॉइडेबल इश्यू। फ्रॉडलेंट और फ्रॉड में डिफरेंस क्या होगा ये समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, उस एग्जांपल में अपन दोनों चीजें कवर करेंगे, वी विल कवर बोथ फ्रॉड एंड फ्रॉडलेंट। कैसा एग्जांपल है ध्यान से समझना। चार दोस्त है, बदमाश कंपनी देखी है किसी ने, मूवी है बदमाश कंपनी, बंटी एंड बबली देखी है क्या? बंटी एंड बबली वापस से दूसरी भी नहीं देखी,
ये जो रूप की रानी चलो राजा की देखी है, रूप की रानी चलो राजा जैसे कुछ ने रूप की रानी कुछ ऐसे करके, हाँ एक रूप की रानी चलो राजा भी थी पहले। वो सब मूवीज में इनके एग्जांपल मिलेंगे आपको। बदमाश कंपनी के अंदर भी एग्जांपल है इसका। मैं एक एग्जांपल बदमाश कंपनी जैसे पिक करता हूँ, ठीक है ना। चार दोस्त मान लो ए बी सी एंड डी। इन चारों दोस्तों ने मिलकर आपस में डिसाइड किया, दे ऑल हैव एग्रीड कि अपन सब मिलकर लोगों को ठगेंगे, फ्रॉड करेंगे, चालाकी करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे और वो पैसा क्या करेंगे आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देयर आर फोर फ्रेंड्स ए बी सी डी जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम मिलकर लोगों को जाल में फंसाएंगे, डिसीव करेंगे, फ्रॉड करेंगे, वी विल अर्न द मनी एंड देन वी विल डिवाइड दैट मनी अमंग अस। अपन आपस में वो मनी डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। क्लियर। इन चारों ने मिलकर मिस्टर एक्स के साथ कोई फ्रॉड किया, ठीक है, और फ्रॉड करके उसको कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी या कोई प्रॉपर्टी उसकी अपने नाम करवा ली कम पैसों में, ठीक है, फ्रॉड करके कैसे दी। प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 50 लाख है और अपनी नाम करवा ली मान लो 10 लाख। फ्रॉड क्या है कुछ, ठीक है, तो 10 लाख रुपए के बदले 50 लाख का बेनिफिट लेकर चले गए, फ्रॉड करेंगे किसके साथ, मिस्टर एक्स के साथ। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। एक तो एबीसीडी का जो मिस्टर एक्स के साथ है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 तो ये है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 इनके बीच में आपस में, ये कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है ना, बिटवीन ए बी सी डी एंड मिस्टर एक्स, दिस इज फ्रॉड अंडर सेक्शन 17। इस केस में मिस्टर एक्स अगर चाहे तो कोर्ट में जाए, इन्होंने जो इसके साथ फ्रॉड किया उस फ्रॉड को साबित करे और अपने रुपए या अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले। क्लियरली समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन इन चारों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जहां पर ए बी सी एंड डी डिसाइडेड कि हम जो भी फ्रॉड का पैसा कमाएंगे, जो भी जालसाजी, जो भी चीटिंग का पैसा कमाएंगे, वो आपस में बांट लेंगे। इनका आपस का जो एग्रीमेंट है ना, दिस इज फ्रॉडलेंट, और ये क्या है, वॉइड एब इनिशियो। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अपन एक चीज पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड हो सकता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कानून आपके साथ या आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, तभी वो वैलिड होता है। याद है, पहली पहली चीज थी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज बताओ, ये जो ए है ना, ये 50 लाख रुपए ए के पास है और ये लेकर गायब, सल्टी मार के, ठीक है। अब बताओ बी सी और डी के पास कोर्ट के पास जाने का ऑप्शन है क्या, बोलेंगे जाकर तो ये पैसे लेकर चला गया, हमारा भी सब कोर्ट में, मतलब बहुत अच्छी बात है, दिलाएंगे, सब करते क्या क्या बोलेंगे, हमने डिसाइड किया था लोगों को देंगे, हम की जो पैसा कमाएंगे वो बांटेंगे और बांट के पार हो जाएंगे। तो कोर्ट क्या करेगा, इनको शाबाशी देगा, इनको पैसे दिलवाएगा या जेल होगी। तो नहीं जा सकते ना कोर्ट के पास ए के खिलाफ, एक्स जा सकता है, एक्स ए बी सी डी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है सर, क्योंकि एक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ चीटिंग इन हिमसेल्फ। तो ये इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ए बी सी डी और एक्स के बीच का, इट इज फ्रॉड अंडर सेक्शन 7 एंड इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर एक्स। लेकिन जो ए बी सी डी चारों का आपस में एग्रीमेंट है ना, दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज void ab initio due to fraudulent in nature। कुछ जन अगर आपस में मिलकर डिसाइड करें कि हम मिलकर चोरी करेंगे, हम मिलकर फ्रॉड करेंगे, हम मिलकर डाका डालेंगे, उनमें से अगर एक जन गद्दार हो जाए और सारे पैसे लेकर भाग जाए, तो बाकी कोर्ट के पास जाकर बोल सकते हैं सर देखो हमने तो 40 लोगों को खून करके 50 करोड़ रुपए कमाए थे, अकेला लेकर भाग गए, बताओ हमें हमारे से लोग कोर्ट सिंपैथी गलती हुआ आपके साथ। एक काम करते उसको पकड़ते हैं, फिर उसको जेल कर देंगे, आपको 12.5 करोड़ देके छोड़ देंगे, नेक का काम कर रहे थे, आप लोगों को सुधार दे रहे थे, मार रहे थे, नहीं होगा ना ऐसा। दिस इज फ्रॉडलेंट। तो ये चारों मिलकर अगर फ्रॉड कर रहे हैं और उसका पैसा आपस में बांटने का एग्री कर रहे हैं, तो इन चारों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि कल को अगर एक पलट गया तो एक कोर्ट के पास चले जाएंगे क्या, प्लस ये पनिशेबल ऑफेंस भी, ठीक है। क्लियर, ये फ्रॉडलेंट है। किसी को कुछ समझने में दिक्कत आई ये पॉइंट क्लियर है ना आपको? फ्रॉड और फ्रॉडलेंट का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? सेक्शन 17 का फ्रॉड और सेक्शन 27 का फ्रॉडलेंट, दोनों में डिफरेंस पता चल गया? क्लियर है? इस एग्जांपल को आप जब जब देखोगे तब तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा जब आप इसी
क्लियर? चलो इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। आई विल ट्राई कि कल ये वाला टॉपिक तो पूरा हो जाए, लोकल ऑब्जेक्ट एंड लोकल कंसीडरेशन वाला। कल मिलते हैं, चलो बाय बाय।